हेलो क्लास। वेलकम टू बीएसए। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? हाँ, रियल नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ा था, फिर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो पढ़ा था, है ना। और हमने कुछ एक क्वेश्चन किया था। कौन किसके ऊपर? एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करके, जैसे कि रूट थ्री को एक इरेशनल नंबर प्रूव करके ना। अब उसी तरह वो पिछले क्लास में किए थे, शायद थोड़ा सा भूल गए होगे, तो दोबारा और एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, लेट इट बी। ठीक है, तो वही कैसे करोगे इसको इरेशनल प्रूफ? ठीक है, तो वही पहले एज्यूम करूंगा कि वो एक इरेशनल नंबर है, मतलब सॉरी, वो पहले एक रैशनल नंबर है। लेट एज्यूम रूट टू इज रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है तो वो कौन से फॉर्म में रहेगा? ऑब्वियसली पी बाय क्यू फॉर्म में रहेगा, हाँ कि नहीं? पी बाय क्यू फॉर्म में रहेगा। एंड और क्या था उसमें? अगर वो रैशनल नंबर है, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो बताया था क्यू नहीं होना चाहिए, है ना। फिर और क्या था? पी एंड जो क्यू है उसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। या फिर अगर कॉमन फैक्टर होगा तो भी बस वन होना चाहिए, वन के अलावा कुछ और नहीं। या फिर मैं लिख सकता हूं पी एंड क्यू आर ऑन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो ऑब्वियसली उसको और सिंपल तो नहीं कर सकते ना, मतलब उसका बस फैक्टर वन ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3/4, उसका कॉमन फैक्टर क्या है? वन ही तो आएगा ना, वही। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। फिर रूट टू इक्वल टू पी बाय क्यू है। तो अगर अब शिफ्टिंग करते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन। स्क्वायर रूट को अगर शिफ्ट करूंगा तो उस तरफ क्या होगा? वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ये पूरा होल का स्क्वायर बन गया, है ना। फिर अब एक्सपोनेंट का एक रूल था कि अगर p बाय q का होल पावर है तो वो इंडिविजुअल पावर दे सकता हूं, मतलब p का भी स्क्वायर एंड q का भी स्क्वायर, है ना। अब q स्क्वायर यहां पर क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है ना। इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, मतलब 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, हाँ कि नहीं। अब उसी स्टेटमेंट को लिखो। मैं थोड़ा सा समझने के लिए बस इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा उल्टा लिख दे रहा हूं। उल्टा लिख दे रहा हूं, मतलब पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। अब देखो, ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? पी स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है? 2 है, हाँ कि नहीं। मतलब पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो सकता है। या फिर और एक बार वो एग्जांपल दूं तो लेट इट बी 15। 15 को क्या मैं 3 into 5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, है ना। 3 into 5 है, मतलब कि 15 3 के साथ भी डिविजिबल हो सकता है एंड 15 5 के साथ भी डिविजिबल हो सकता है, हाँ कि नहीं, है ना। तो 3 इज डिविजिबल बाय 15, या फिर सॉरी उल्टा बोल दिया, 15 इज डिविजिबल बाय 3। ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, है ना। तो वही लिख दे रहा हूँ, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब वो दो के साथ डिवाइड हो सकता है, क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल टू 2 into q स्क्वायर है। जैसे कि 15 इक्वल टू 3 into 5 था ना, तो 15 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, वही, है ना। तो ठीक वैसे ही अगर एक नंबर जो भी है, पी स्क्वायर जो भी है, अगर वो 2 के साथ भी डिवाइड हो सकता है तो वो किसके साथ भी डिवाइड हो सकता है? किसके साथ? 2 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, मतलब पी के साथ वो डिवाइड हो सकता है ना। तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर एक नंबर है पी, अगर वो 2 के साथ डिवाइड हो सकता है, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, तो वो ऑब्वियसली एक क्वोशंट देगा कि नहीं देगा? देगा ना, है ना। तो वही चीज, मतलब कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पी को अगर 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो एक क्वोशंट आएगा, है ना। तो वही क्वोशंट आ गया, मतलब बस मैथमेटिकली वही बस लिख दे रहा हूं कि p बाय 2 इक्वल्स टू r, है ना। और 2 को शिफ्ट कर दो उस तरफ, p इक्वल्स टू 2r। अब देखो इसको, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अब p का वैल्यू 2r है एंड इक्वेशन नंबर 1 में p स्क्वायर है, तो ये p का वैल्यू यहां पर पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 में p का वैल्यू पुट कर दूंगा, मतलब p की जगह पर क्या लिख दूंगा? 2r, मतलब लिख दिया मैं 2r, एंड जो जैसा है बाकी वैसा ही, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर।
ठीक है। फिर अब बस वही थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 2 का स्क्वायर है एंड r का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, r का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब बताओ, अगर मुझे q स्क्वायर का वैल्यू, पिछले केस में मैंने p निकाला था, अब इस केस में हम q निकालेंगे, ठीक है। तो अगर 2 एंड q स्क्वायर, तो 2 को अगर शिफ्ट कर दूंगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड ही होगा ना, है ना, तो डिवाइड हो गया, है ना। तो अब अगर ये कैंसिल हो गया तो 2 1 सा 2 2 सा बचा क्या, 2r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए बस इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दे रहा हूँ, मतलब कि फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है। तो पिछले इक्वेशन जैसा बन गया, ये क्या था पिछले इक्वेशन, वही था ना तुम्हारा, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर था, अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर है, हाँ कि नहीं। अगर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर है तो यहाँ से वही स्टेटमेंट दोबारा लिख सकता हूँ, कौन सा स्टेटमेंट, कि क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, मतलब क्यू स्क्वायर को वो कंप्लीट, मतलब 2 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, या फिर क्यू स्क्वायर को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, हाँ कि नहीं। तो वही चीज दोबारा लिख सकता हूं यहाँ पर, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। अगर वो क्यू स्क्वायर को कर सकता है तो वो ऑब्वियसली किसको भी कर सकता है, क्यू को भी कर सकता है, हाँ कि नहीं। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट एंड ऊपर और एक स्टेटमेंट था क्यू के लिए भी, मतलब पी के लिए भी, मतलब क्यू का एक फैक्टर 2 भी है एंड पी का भी एक फैक्टर 2 भी है, दोनों का फैक्टर क्या है, 2 है कि नहीं है। बट हमने जब लिया था एक रैशनल नंबर सोचा था, तब हमने क्या कहा था कि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, हाँ कि नहीं। बट यहाँ पर मुझे पता चल गया कि पी का भी एक फैक्टर 2 है एंड क्यू का भी एक फैक्टर 2 है, तो ये क्या हो गया, हमारा एजम्पशन तो कंट्राडिक्ट हो गया, हमने जो सोचा था वो तो नहीं निकला। यहाँ पर हमने क्या सोचा था कि उन दोनों का फैक्टर बस एक ही होना चाहिए, मतलब 1, बट यहाँ पर 2 भी एक फैक्टर बता रहा है दोनों का, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, दैट हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस, दैट क्या है ना, बस वही स्टेटमेंट दोबारा लिख देना है, बस इतना ही, इतना लिख दो तो हो गया। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में लिखे थे ना, ये वाला स्टेटमेंट, और एक बार बस लिख दो, वाह, तो लिख दे रहा हूँ, थस, लिख सकते हो डायरेक्ट, थस √2 इज, क्या लिख सकते हो यार, हाँ, ठीक है, तो वही क्या लिखेंगे, थस 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, बस वही दोबारा लिख दे रहा हूं, ठीक है। थस 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, दोनों का फैक्टर है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशंस, बस ये लिख दो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशंस, हमारा एजम्पशंस कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो हमने सोचा था, हेंस √3 या फिर √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट लिख देना है, बस उतना ही, है ना। तो ये इतना ही, बस एक दो बार प्रैक्टिस करो तो ये आराम से हो जाएगा, भले ही वो √5 पूछे, √11 पूछे, या फिर जो भी पूछे, वो बस यही लिख देना है, खत्म, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर इफ √2 इज एन इरेशनल नंबर। बट यहाँ पर देखो क्वेश्चन में गिवन है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये गिवन है, तो प्रूव करो कि अगर एक इरेशनल नंबर के साथ एक रैशनल नंबर या फिर कोई इंटीजर वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस करोगे तो उसका वैल्यू भी क्या इरेशनल नंबर आएगा या फिर रैशनल नंबर आएगा, वो निकालने के लिए कहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे, सिंपल वही पहले एज्यूम करूंगा कि वो एक रैशनल नंबर है, वही लेट एज्यूम
5 + 3√2 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो वो क्या है, किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं? एंड ऑब्वियसली q 0 नहीं होना चाहिए, ये हर केस में है जब तक वो रैशनल नंबर तुम एज्यूम करोगे तो, है ना? तो अब देखो, मैं बस √2, देखो जिसको जो चीज गिवन है उसको बस, मतलब √2 गिवन है ना, √2 एक इरेशनल नंबर है बोल के गिवन है, तो उसको बस लेफ्ट साइड रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो उस तरफ, राइट हैंड साइड की ओर। अगर शिफ्ट करूंगा तो सबसे पहले ऑब्वियसली 5 को शिफ्ट करूंगा उस तरफ, हाँ कि नहीं? तो मतलब 3√2 इक्वल्स टू क्या आ गया, p/q माइनस 5। हाँ तो ये पहले आ गया। अब अगर 3 को भी शिफ्ट कर दूंगा उस तरफ तो क्या आ जाएगा, 3 क्या हुआ है इस तरफ, मल्टीप्लाई हुआ है, हाँ कि नहीं? अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, है ना? तो √2 का वैल्यू जो है p/q माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 3। मतलब अगर वो सबके साथ डिवाइड होने वाला है तो मैं बस इंडिविजुअली इसके साथ डिवाइड बाय 3 कर दे रहा हूँ, इसके साथ इंडिविजुअली डिवाइड बाय 3 कर दे रहा हूँ, एक स्टेप बस डायरेक्ट किया, चलेगा? ठीक, ऑब्वियसली यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, इस तरफ जाए तो डिवाइड ही होगा, बस इंडिविजुअली डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा ना? ठीक है, फिर तो देखो अब यहाँ पर क्या आ गया है कि ये स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में LHS की ओर एक नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है, √2 इज एन इरेशनल नंबर है बोल के यहाँ पर क्वेश्चन में भी गिवन है ना? देखो यहाँ पर लिखा है कि इफ √2 इज एन इरेशनल नंबर, LHS की ओर तो इरेशनल नंबर है, बट RHS की ओर देखो, RHS की ओर p/q है, मतलब p/q को क्या है, एक रैशनल नंबर है, उसके साथ बस 3 डिवाइड किया तो ऑब्वियसली वो एक रैशनल नंबर बनेगा, -5/3 एक रैशनल नंबर है। इन सब को सॉल्व करोगे तो एक रैशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? उसी को थोड़ा सा मैथमेटिकली अभी लिख देंगे, ठीक है? तो काम खत्म हो गया। मतलब जैसे कि लिख सकता हूं, वी नो p/q इज रैशनल नंबर। हमने पहले एज्यूम तो वही किया था ना, p/q ऑब्वियसली रैशनल नंबर होता है ना? तो अगर चलो लेट इट बी, मैं क्या कर रहा हूं, p/3q भी तो एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? p/q अगर रैशनल नंबर है तो q के साथ बस एक 3 मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? तो वो एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, है ना? और p/q, सॉरी, हाँ, ये पेन, p/3q माइनस 5/3, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के साथ और एक रैशनल नंबर अगर माइनस करूंगा तो वो भी क्या ही होगा, एक रैशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, है ना? बट ये चीज इक्वल्स टू क्या है, √2 है ना? तो मतलब इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू है वो है √2, वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। बट क्या √2 एक रैशनल नंबर है? क्या एक √2 एक रैशनल नंबर है? नहीं ना, दो वो तो क्वेश्चन में गिवन है, हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया तो √2 एक रैशनल नंबर निकला, बट जो गिवन में था वो क्या था, √2 एक इरेशनल नंबर है बोल के, हाँ कि नहीं? तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हमारा assumption, तो डायरेक्टली सीधे सीधे लिख दो बस कि बट इट्स गिवन दैट, but it is given that √2 is irrational number, ठीक है? thus it contradict our assumptions, thus it contradict our assumptions, ठीक है? बस इतना ही लिख दो तो भी चलेगा, बस। और एक स्टेटमेंट लास्ट में बस, hence 5 plus 3√2, 5 plus 3√2 is irrational number, बस एंड वही चीज है, ठीक है? बस इतना लिखना होता है। पहले क्या करोगे, जो गिवन है उसको हमने एज्यूम किया वो एक रैशनल नंबर है, अगर वो रैशनल नंबर है तो वो p/q फॉर्म में होगा, अगर p/q फॉर्म में है, ठीक है? और जो देखो गिवन है √2 एक इरेशनल नंबर बोल के, तो बाकी सारा टर्म को शिफ्ट कर दो बस, जैसे कि +5 को शिफ्ट कर दिया, -5 हो गया, ठीक? 3 इंटू हुआ है इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। और वही चीज को पहले मैंने स्टेटमेंट लिखा था कि p/q एक रैशनल नंबर है बोल के, मतलब कि उसके साथ अगर q के साथ बस 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी अब एक रैशनल नंबर ही आएगा, है ना? और उसी एक रैशनल नंबर के साथ और एक रैशनल नंबर को माइनस कर दूंगा तो वही एक और एक रैशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? एंड इसका वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पर इस यहाँ पर क्या लिखा था,
√2 लिखा था, मतलब √2 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, हाँ कि नहीं? बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, √2 एक इरेशनल नंबर है बोल के गिवन है, तो ऑब्वियसली ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हमारा एजम्पशंस जो था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब गलत हो गया, गलत सोचा था ना हमने, तो वही बस ये लिख दोगे स्टेटमेंट तो खत्म हो गया, है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। Similarly, और एक क्वेश्चन, prove that 3 plus √2 by 5 is an irrational number and given that √2 is irrational number. तो वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन गिवन है, तो वही let us assume 3 plus √2 divided by 5 is rational number. अगर वो रैशनल नंबर है तो वो क्या होगा, क्या होगा, p by q फॉर्म में होगा एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना? तो वही दोबारा √2 को रख देते हैं, बाकी सबको शिफ्ट करते हैं। अगर √2 को रख दूंगा तो सबसे पहले 5 जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 दोनों के साथ डिवाइडेड है, तो 3 प्लस √2 इक्वल्स टू p बाई q इनटू, इस तरफ डिवाइडेड ना, उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई, व्हिच इज 5, p के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब 3 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, √2 का जो वैल्यू होगा वो 5p बाई q माइनस 3, हाँ कि नहीं? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, वही हमने एज्यूम क्या किया था, p बाई q एक रैशनल नंबर है बोल के, we know, बस लिख देना, we know p by q is rational number, ऑब्वियसली वो रैशनल नंबर है, हाँ कि नहीं? अगर p by q एक रैशनल नंबर है तो 5p by q भी एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, है ना? 5p by q भी एक रैशनल नंबर आएगा, तो एंड उस रैशनल नंबर के साथ और एक रैशनल नंबर या फिर नंबर, एक सिंपल सा इंटीजर अगर माइनस कर दूं तो वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा, इसके साथ एक नंबर मैंने माइनस कर दिया तो वो भी एक क्या ही आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, है ना? तो एंड इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू इज सेम एज √2, मतलब √2 का वैल्यू भी एक रैशनल नंबर ही आएगा, मैथमेटिकली तो वही दिखा रहा है जो मैंने एज्यूम किया था, बट क्या √2 एक रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर है, नहीं ना, है ना? ये क्वेश्चन में तो गिवन है √2 एक रैशनल नंबर है बोल के, ठीक है, ठीक ठीक। तो आगे देखते हैं, तो वही इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर असम्पशंस, डायरेक्टली वही लिख सकते हो, बट वही स्टेटमेंट दोबारा बस लिख देना होता है, खत्म। बट इट इज given that √2 is irrational number, so hence it contradict our assumptions, बस वही लिख दो, खत्म। ठीक है, बस और एक स्टेटमेंट, hence 3 plus √2 by 5 is a irrational number, hence 3 plus √2 by 5 is irrational number, हो गया, बस इतना ही, ठीक है, लिख लो। और चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लिखा है सो दैट 15 पावर n where n is any natural number cannot end with digit 0 for any natural number। अगर 15 का पावर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कभी, जो नंबर भी आएगा उसका डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 0 कभी नहीं आएगा, वो प्रूव करने के लिए कहा है। तो देखो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी नंबर मतलब मल्टीप्लाई पे टर्म में है या फिर कुछ भी है, मल्टीप्लाई के टर्म पे एक्चुअली, अगर उसका फैक्टर 2 and 5 है तभी जाके मैं बोल सकता हूँ कि उसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आएगा, जो बड़ा नंबर आएगा, उसका कितना जीरो आएगा कि नहीं आएगा, लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, वो कैसे बोलोगे, अगर उसका एक फैक्टर 2 and 5 है तभी जाके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाँ 50 मल्टीप्लाई करने के बाद लेट इट बी, एक क्वेश्चन में 50 आया, तो 50 को अगर फैक्टराइज करूंगा तो 2 में गया, ये 25 आ गया, फिर 5 में करूंगा तो 5 आ गया, तो हाँ 50 का फैक्टर क्या क्या है, 2 and 5 है कि नहीं है, मतलब 2 एक बार है एंड 5 दो बार है, मतलब हाँ एक एक बार तो है,
तो मतलब एक जीरो आ सकता है, मिनिमम पावर देखना होता है, एक जीरो आ सकता है। बट फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 15 के एंड में कुछ जीरो वीरो है क्या? फैक्टराइज भी करूंगा तो 3 में गया, 3 5 आया, मतलब 3 इंटू 5 आया। 5 वाला टर्म तो है बट 2 वाला टर्म तो नहीं है ना। मतलब अगर यूनिट डिजिट में जीरो चाहिए, जीरो निकलेगा, तो उसके फैक्टर क्या क्या होना चाहिए? एक 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए। यहाँ पर 5 तो है बट 2 तो नहीं है ना, तो यूनिट डिजिट में जीरो नहीं आएगा। ठीक वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक, तो 15 पावर n ना, 15 पावर n देखो, रफली पहले ट्राई करते हैं। देखो 15 पावर n, n का वैल्यू कुछ भी, मतलब n का वैल्यू अगर लेट इट बी जीरो भी दूंगा, नेचुरल नंबर का है तो n जीरो तो दूंगा नहीं, सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा। 15 पावर 1 वही 15 आता है। 15 पावर 2 क्या आएगा? 125। हाँ कि नहीं? ये कंटिन्यू करते चलो, देखो यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 ही आ रहा है ना। बट ये तो स्टेटमेंट लिख नहीं सकता ना, वो मैथमेटिकली वर्ड्स लिखूंगा, तो वही बस लिख रहा हूँ कि 15 का पावर जो n है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 को चल प्राइम फैक्टराइज कर लो। 15 को अगर प्राइम फैक्टराइज कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 5 का होल पावर n। पावर n है ना, पावर n को तो छोड़ नहीं सकता है ना। तो मतलब 15 का जो फैक्टर है वो 3 एंड 5 है। उसमें अगर एक भी 2 आ जाता तो हाँ यूनिट डिजिट में जीरो आ जाता, बट यहाँ पर 2 एक फैक्टर नहीं है, मतलब 3 एक फैक्टर है एंड 5 एक फैक्टर है, तो हेंस ये जीरो नहीं आएगा। बस वही लिख देना है कि बस लिख दो इफ 15 पावर n ends with digit 0, then it must have the factor 2 and 5। 2 and 5 एज ए फैक्टर होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या क्या एक फैक्टर है? 15 पावर n का फैक्टर क्या क्या है? 15 का फैक्टर 3 and 5 है। 3 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 15 पावर n। ठीक है, तो हेंस यहाँ पर क्या लिख दूंगा? इट कैन बी एंड्स विथ द डिजिट 0। बस वही लिख दो तो हो गया काम। ठीक है, हेंस इट कैन नॉट एंड्स विथ द डिजिट 0। ठीक है, बस हो गया। डिजिट एंड्स विथ डिजिट 0 चाहिए तो ऑब्वियसली 2 एक फैक्टर होना चाहिए एंड 5 एक फैक्टर होना चाहिए, कम से कम एक 2 फैक्टर एंड एक 5 फैक्टर। ठीक है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा फैक्ट जीरो आ सकता है, बट मुझे अगर एक ही जीरो दिखाना था तो ये लिख दो, बस काम खत्म। ठीक है, बस इतना देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट द नंबर ऑफ zeros in the end of a number whose prime factorization is 2 to the power 2, 5 power 3, 3 power 2 and into 17। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो कितना एंड में कितना जीरोस आएगा, कितना जीरोस आएगा? तो वही वही सेम प्रोसीजर है, सेम तरीका है कि अगर एंड में जीरोस चाहिए तो उसका क्या क्या फैक्टर होना चाहिए? 2 एक फैक्टर होना चाहिए एंड 5 एक फैक्टर होना चाहिए, हाँ कि नहीं? इस वाले फैक्टर में ऑलरेडी यहाँ पर फैक्टराइज करके दे दिया है, तो फैक्टराइज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हेल्प हो गया उल्टा। ठीक है, तो 2 पावर 2, 5 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 17 है। तो देखो मुझे 2 एंड 5 वाला टर्म चाहिए, ये दोनों चाहिए, बाकी दोनों जरूरी नहीं है क्योंकि मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। ठीक, अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालना है तो जो 2 एंड 5 का है वो मिनिमम पावर देख लो। मिनिमम पावर क्या है? यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 3 है, तो मिनिमम पावर क्या हो गया? 2 आया ना। तो कितना जीरोस आएगा लास्ट में? मल्टीप्लाई करके देख लो, लास्ट में 2 जीरोस आएगा। मिनिमम पावर को देख लेना, बस इतना ही। ठीक, तो देयर आर 2 numbers
the pair of zeros in the end of 2 पावर 3 5 पावर 3, बस वही स्टेटमेंट लिख दो यार, बस स्टेटमेंट वाइज लिख दो, बस खत्म। तो आंसर कितना आएगा? तो ठीक है, बस पहले प्राइम फैक्टराइज कर दो। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है तो इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा, बस 2 एंड 5 का मिनिमम पावर देख लो, कौन सा मिनिमम पावर है। यहाँ पर ऑब्वियसली 2 है तो एंड में 2 ही 0 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। अरे ये तो बिदु क्वेश्चन है, ठीक, बट 3 नंबर्स का नहीं बताया था आई गेस। तो HCF एंड LCM निकालना होता है 3 नंबर्स का, तीनों एक साथ कैसे कर सकते हो? सारे मेथड्स में कर सकते हो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में भी कर सकते हो, वो ट्रिक में भी कर सकते हो, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में भी कर सकते हो, सॉरी यूक्लिड्स ज्योमेट्री बोल दिया हूँ, डिवीजन ऑफ लामा, यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ लामा, ठीक है। तो तीनों मेथड से एक छोटा सा तरीका बता दे रहा हूँ, बस तीनों को एक साथ कैसे कर सकते हो। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वही तरीका है, 2 को जैसे करते हैं, है ना, इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइज करो, HCF के लिए कॉमन पावर देखो, LCM के लिए सारा का सारा देखो। बट ट्रिक वाले में अगर करना होगा तो ट्रिक वाले में 12 15 एंड 18 HCF एंड LCM, देखो 2 नंबर्स के लिए करना होता था तो क्या होता, ऐसा कौन सा नंबर है कि दोनों नंबर से जाता था, है ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा कौन सा नंबर लूंगा जो कि कम से कम 2 नंबर से जाएगा, कम से कम, ठीक, या फिर ठीक कम से कम 2 नंबर्स के लिए ये ले लो, या फिर पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका बता दे रहा हूँ, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर क्वेश्चन में बोल देगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऑब्वियसली पहले ये वाला तरीका बेटर रहेगा। तो इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइज करो, कितने में जाएगा, 2 6 जा 2 3 जा, मतलब 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक वैसे ही 15 को लिख सकता हूँ 3 5 जा 3 इंटू 5। इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ लाइक 2 पावर 2 इंटू 3 आएगा, इसको पावर तो है ही नहीं कुछ और, तो 3 इंटू 5 ही रहेगा। और बचा क्या, और एक नंबर 18, 18 है ना, 2 कितना था 9 3 3 सा, मतलब 18 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 का पावर 2, है ना। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि तीनों नंबर में है, तीनों में है। ऑब्वियसली यहाँ पर देखोगे तो कौन सा नंबर है, द नंबर 3, है ना, तो नंबर 3 HCF क्या हो गया 3 है। और यहाँ पर भी देख सकते हो 3 का, देखो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 वाला टर्म लूंगा नहीं, 3 है 3 है 3 है, बट मिनिमम पावर यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ऑब्वियसली एक पावर वाला, तो जस्ट HCF डायरेक्टली लिख सकते हो, HCF इक्वल्स टू 3, ठीक ठीक। LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, ये 3 के लिए एक बार 3 आ गया, फिर एक 2 आ गया, वही चीज़ है यार, एक 3 आ गया, एक 2 आ गया, और एक 3 आ जाएगा। एक्चुअली हाईएस्ट पावर देखना होता है, 3 का पावर 2 है तो पावर 2 आ गया, फिर 2 का पावर 2 आ गया, फिर 5 एक 5 है, ठीक है। HCF के लिए लोएस्ट पावर, LCM के लिए हाईएस्ट पावर, जब पावर्स के फॉर्म में देखोगे तो लोएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर LCM, तो 3 का पावर 2 हाईएस्ट है, 2 का पावर 2 हाईएस्ट है, एंड 5 का पावर 1 हाईएस्ट है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, ठीक है। विच इज लाइक ये आ गया कितना, 5 4 जा 20 20 एंड 9 29 जा 180, है ना, ठीक हो गया। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक वैसे ही तुम यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ लामा से भी कर सकते हो, ठीक है। पहले वो शॉर्टली बस बता दे रहा हूँ, अगर 2 में कैसे करते थे कि बड़ा नंबर को अंदर लिखो, छोटा नंबर को बाहर लिखो, पहले 2 को सॉल्व कर लो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे के साथ सॉल्व कर लेना, बस उतना ही है। तो 12 12 1 जा 12, ये क्या बचा 3, फिर ये नंबर वापस दोबारा यहाँ पर, है ना, ये नंबर्स याद है तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, करे थे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस, 3 4 जा 12,
रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तब उसका डिवाइजर देख लेना बस। डिवाइजर जो आएगा वही है तुम्हारा एचसीएफ, एंड ऑब्वियसली एचसीएफ तो वही निकला है, हाँ कि नहीं? बट हाँ, अभी तक तीसरा नंबर बाकी है, सॉरी। तो इसका जो ये दोनों का एचसीएफ तुम्हारा निकल गया 3। तो जो एचसीएफ निकला वो तीसरे नंबर के साथ कर लो। मतलब अभी मुझे देखना है, पहले मैंने क्या देखा, 12 एंड 15 का चेक किया। अब मुझे चेक करना है इन दोनों का 3 रिजल्ट आया एंड जो रिमेनिंग नंबर बचा है मेरा 18। तो बड़ा नंबर को बाहर, सॉरी मतलब अंदर, एंड छोटा नंबर को बाहर। ये तो डायरेक्टली डिविजिबल हो जाए, विच इज 3 6 18। तो इसका जो रिमाइंडर 0 के आने के बाद उसका जो डिवाइजर देखना होता है, एंड वही है ना तुम्हारा एचसीएफ। एचसीएफ आने के बाद तो शायद तुम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तुम्हें बस एचसीएफ दिखाता है, ठीक है, एचसीएफ निकालते हो। बट तुम चाहो तो वो ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम करके भी एलसीएम वाला पार्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन, अगर 3 नंबर्स है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लेना, या फिर इससे भी कर सकते हो, या फिर ट्रिक में भी कर सकते हो। याद रखना कि ट्रिक में अगर करोगे तो एक साथ 2 नंबर्स को करना। फॉर एग्जांपल एलसीएम के लिए अगर करोगे, ठीक है, ट्रिक में बता दे रहा हूँ बस, 12 15 एंड 18 अगर एक साथ कर रहे हो तो कम से कम 2 नंबर्स के साथ डिवाइड होना चाहिए, कम से कम 2 नंबर्स। तो लेट इट बी, सबसे पहले 2 ले रहा हूँ। 2 कितना था, चलो तुम बोलोगे साथ 3 से, तीनों नंबर से जा रहा है, तो चलो 3 से ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 से लेंगे तो 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा। ओ इजी क्वेश्चन था ना। तो अगर तीनों नंबर से ले रहे हो तो वो एचसीएफ बन जाएगा। अब तो कुछ नहीं जा रहा ना एलसीएम के लिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देते थे, बट अभी भी ये 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए चलो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, विच इज 2 2 जा 4, ये 5 एंड ये 3। बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो यही आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। ठीक, ठीक वैसे ही इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन से इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइज कर दो, फिर क्या उसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क है, करो, और कुछ डाउट होगा तो क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है।